बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्रिका। मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे सुधीजन और विद्वजन बैठे हुए हैं डॉक्टर चंद्रिका से भली भांति परिचित हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं सर। फिर भी जो बच्चे यहाँ यंग जनरेशन बैठी हैं, मैं उनको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हरियाणा साहित्य अकेडमी पंचकुला के निदेशक, पत्रकार, संपादक, कवि, साहित्यकार के साथ साथ एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। और वो भी इतने बेहतरीन डॉक्टर हैं कि जो मेरी जानकर जाते हैं सर के पास, वो कहते हैं कि सर की दवाई बहुत अच्छी लगती है हमें। और सौहार्द सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार, शिरोमणि साहित्यकार सम्मान पंजाब सरकार, हिंदी सेवी सम्मान हरियाणा सरकार, बलराज साहनी अवार्ड शिमला से सर को प्राप्त हो चुके हैं। और अनगिनत अवार्ड्स की फेहरिस्त है कि अगर मैं बोलने जाऊंगी तो समय उसी में लग जाएगा, लेकिन हमने समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए सर से बहुत सी बातचीत करनी है, उनके साहित्यिक सफ़र को जानना है, उनके पत्रकारिता के पहलू को जानना है कि किस तरीके से, कहाँ से उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सर की 4 लाइनें पढ़ना चाहती हूँ कि तुम मेरा परिचय मत पूछो मैं क्या बतलाऊँ मैं क्या हूँ। तुम मेरा परिचय मत पूछो मैं क्या बतलाऊँ मैं क्या हूँ, जो बरसों से वीरानी है शायद वो खामोश गुफा हूँ, शायद वो खामोश गुफा हूँ। तो सर ये 4 पंक्तियाँ जो आपकी पूरी कविता है परिचय उससे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने ये परिचय की 4 पंक्तियाँ लिखी थी तब आपके मन में क्या चल रहा था? मन में सिर्फ एक सवाल का जवाब देने की बात होती है। जब कोई दोस्त पूछ ले कि आप अपना बताइए परिचय, पास बैठिए, मैं प्रोमिनेंट है, तो मुझसे पूछ लिया कि मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, तो उस वक्त मैं उनको नज़म तो नहीं सुना सका, लेकिन सिलसिला ये जो यादों का है और अनुभवों का है, ये बड़ा अजीब होता है, आपको बहुत भटकाता है कई बार। और ये उन दिनों की मुहिम है, ये लाहौर में लिखी गई थी। मैं एक बार 2-3 बार जा चुका हूँ, वहाँ पर भी अक्सर ये बात सामने आई कि बहुत सारा पूछा गया, मैं ज़्यादा तो जो फीलिंग थी मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया कि तुम मेरा परिचय मत पूछो मैं क्या बतलाऊँ मैं क्या हूँ। ये 19 साल की उम्र में लिखी गई एक नज़्म है जो उन्होंने आपको दे दी है, और इसका उम्र के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं। मैं ये नहीं समझता कि मैं अब बहुत समझदार हो गया हूँ और या ठीक ठाक हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वही 19 साल वाला ही, और मुझे उस पर फख्र है कि तुम मेरा परिचय मत पूछो मैं क्या बतलाऊँ मैं क्या हूँ, जो बरसों से वीरानी है शायद वो खामोश गुफा हूँ, और जो ओठों से रहा अछूता या फिर वो खामोश गिला हूँ, और दर दर फिर कर सूली मांगूं जाने में कैसा हिसाब हूँ, तुम मेरा परिचय ये शुरुआती दौर की एक नज़्म थी, और चलिए मुझे उस पर फख्र है। और बहुत ही प्यारी नज़्म है, और वो अब तक जो है वो परिचय को हमारे सामने इस तरीके से ले आते हैं कि हमें शायद ये लगता है कि हम परिचय पूछकर ही, हमने पूछा ही क्यों, क्योंकि आप तो परिचय के मोहताज ही नहीं हैं। सर, ज़िंदगी की तमाम पहलुओं पर जाने से पहले मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर चंद्रिका डॉक्टर नहीं थे, साहित्यकार नहीं थे, पत्रकार नहीं थे, एक छोटे बच्चे थे, यानी कि आपका बचपन कैसा रहा? जैसा कि आप पाकपट्टन से, पाकिस्तान से होते हुए आपका आना शुरू हुआ, विभाजन की विभीषिका को आपने झेला, देखा आंखों से, तो वो बचपन कैसा था? दोस्तों, कई बार ये होता है कि उर्दू का एक बड़ा प्रचलित शेर है कि याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। कई बार बहुत कुछ आदमी भूलना चाहता है, लेकिन उन बातों को भूलना मुमकिन नहीं होता। आप यकीन करेंगे कि मैं 4 साल की उम्र में लाशों के ऊपर से पाँव धरता धरता सहमा हुआ बच्चा, उस उम्र में मैं बॉर्डर क्रॉस करके अपने खाली हाथ पेरेंट्स के साथ यहाँ मैंने प्रवेश किया। घर बार सब कुछ पीछे रह गया, लेकिन वो एहसास जो है वो आपको छोड़ते नहीं हैं और बहुत पीछा करते हैं, और वो बड़े जिसे आप कह सकते हैं भुतहा एहसास होते हैं, जो वो बेताल की तरह से आपके कंधों पर सवार रहते हैं, और आप उनको झटकिए, उनकी बात न सुनिए, लेकिन वे आपको नहीं छोड़ेंगे।
तो ये बेताल कथाएं हैं और ये वो जो उन दिनों के जो हादसे थे, जो सब कुछ आप बीती और आंखों देखी, इन बातों को जहन से उतारना बहुत मुश्किल है। और उन हालात में सिवाय कविता के या शायरी के या लेखन के सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं होता कि आप अपना दर्द जो है उसको बयान कर दें और उसे आप कह पाएं। तो मैं समझता हूँ कि शुरुआती ज़िंदगी में इस तरह से चीज़ें सामने आई, कई साल तक आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कई साल तक हम लोगों को या उस वक्त के लोगों को सालों तक मुक्ति नहीं मिली उन एहसासों से। और सबसे ख़तरनाक एहसास के रूप में मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, आप लोग बड़े अच्छे फेस्टिवल के मूड में हैं। एक व्यक्ति हमारे सामने, मुझे याद था बाद में उसको मिला कि तुम्हें एहसास अब तक है उस बात का। उस व्यक्ति ने जब देखा कि कुछ अराजक तत्व, कुछ गुंडा एलिमेंट्स उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो लाशों के बीच में लेट गया और उसने एक लाश का जो ब्लड था, होल था, उसको अपने माथे पे लगा दिया ताकि ये नजर आए कि आदमी जिंदा नहीं है। तो बाद में उससे मैंने पूछा कई सालों के बाद कि आपको वो सब कुछ खराब नहीं करता, जहन में कोई तकलीफ नहीं देता? उसका जवाब था कि तकलीफ क्या, मैं उस खून की जो गंध थी वो अब तक दिमाग से उतार ही नहीं पाता। तो ये जो एहसास होते हैं मित्रों, ये कई बार लंबा सफ़र करने पर आपको मजबूर करते हैं और बेताल की तरह आपके बंधों पर सवार रहते हैं। यू हैव नो ऑप्शन, उनको आप झटक नहीं सकते। दिल्ली में मुलाकात हुई और तब ये रीगल सिनेमा आप सबने देखा है दिल्ली में, रीगल के बिल्कुल कॉर्नर पे एक सेलर्स नामक एक नीचे अंडरग्राउंड एक रेस्टोरेंट होता है, बिल्कुल याद है आपको? तो रेस्टोरेंट में सिर्फ एक बड़ा कायदा था उन दिनों में, वो ये था कि कोयले रखे होते थे और दीवारों पे सिर्फ पत्थर होते थे, ईंटें होती थी, नंगी ईंटें आप कह सकते हैं। तो ईंटों पर ही जो भी पोएट या राइटर आता है वो अपनी नज़्म या अपना कोई भी जज्बात या कोई भी चीज़ वो कोयले से वो लिख कर चला जाता था। तो पता चला गिन्सबर्ग का, तो उसके बाद उनसे मुलाकात हुई और लंबी डिस्कशन भी हुई। उन बातों को यहाँ दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बहुत सारी बातें आगे और भी हैं, लेकिन उस काल में बहुत सारी चीज़ें इसमें कविता संग्रह में भी ऐसी हैं जिनमें आदमी अनार्किस्ट हो जाता है, अराजक का जो है ये दिमाग में, जहन में कई बार इतनी गहरे तक घर कर जाती है, उससे मुक्ति पाना बहुत आसान नहीं होता। और उन अराजक पलों को शब्दों में उतार देना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं उतारेंगे तो या तो आप एबनॉर्मल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, और अगर आप उतार पाएंगे तो आपकी उम्र भी बढ़ जाती है और उसके बाद नई सोच जो है उसके दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये जो भी एहसास उस वक्त आते हैं, उस वक्त एक ऐसा पीरियड था जिसमें पोइट्री के बदले एंटी पोइट्री मूवमेंट ज़्यादा, कविता अकविता, और उसके बाद एंटी ड्रामा, एंटी पोइट्री, एंटी स्टोरी, पुराने सारे के सारे ढर्रे जो लिखने के हैं, शैलियाँ हैं, उन सबको तोड़ा जाता था। तो ये समझा जाता कि ये सारे भ्रम जाल हैं, इनको तोड़िए और तोड़कर नए रास्ते कुछ बनाइए। और वो नए रास्ते बड़े खतरनाक भी होते थे। और जैसे जन्मदिन के बारे में शायद या किसी, मुझे याद नहीं, किसी बेटे पोइम की थी, पोइट्री में आती है 2 लाइनें कि जन्मदिन के बारे में एक पंक्ति थी कि एक छिलका और आज उतर गया प्यास। जी। तो एक पंक्ति में सारी बात कह देने की जो बातें हैं, बहुत सारी उस काल में बड़े प्रयोग होते थे। हमारे भारत में, हमारे देश में, दक्षिण भारत में दिगंबर पोइट्री भी चलती थी। तो पोइट्री की बहुत सारी ऐसी अलग अलग रास्ते, अगर उस काल के अगर आप कभी पन्ने पलट कर देखें तो आपको लगेगा कि लोगों ने ज़िंदगी को कितने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट एंगल्स से जिया है। सर, उगा ये खौफ की फफूंदी मक्की की रोटी पर, सरसों के साग पर भंगड़ा कैसे पड़े, ढोली के सहमे हाथ काम काम चाहते हैं, कि ये आपने पंजाब में जब आतंकवाद का दौर था शायद उस दिनों लिखी थी। लेकिन अब, हालांकि मैं ये प्रश्न नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं, तो पिछले दिनों जो हुआ, क्या उससे मन डरा? नहीं, मन डरा इसलिए नहीं है, लेकिन दुखी हुआ, अफसोस हुआ कि इतना कुछ हम लोग बर्दाश्त करते रहे, इतना कुछ एक
अलग किस्म की ज़िंदगी हमें जीने पे मजबूर किया गया। लेकिन उसके बाद अगर फिर वही जो खौफ वाली हवाएं हैं, खौफनाक हवाएं, जैसे साहिर के शब्द हैं कि उफ ये नौखेज स्याही ये हवा के नौहे, तो वो हवा के नौहों वाली जो बात है अगर दोबारा नज़र आती है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। और वो आशंकाएं, दुआ करिए कि कभी वो दिन लौट कर ना आए, क्योंकि मैंने लगभग 15 साल तक उन हालात को भोगा है जब हर रोज़ एक घर के नीचे से एक चिट्ठी आ जाती थी कि कल बच्चों को स्कूल मत भेजिएगा, और ऐसी बहुत सारी बातें ये आप सब ने देखा है। उन बातों को दोबारा कभी कोई ऐसा रास्ता नहीं है। और अल्टीमेटली ये भी हुआ कि मुझे प्रशासन की ओर से आदेश दिया गया कि आप श्रीमान जी ये शहर छोड़ जाइए, और हम भी महसूस करते हैं कि उन हालात में आपको शायद सेव ना रख पाएँ और आपको कुछ हो गया तो हमारे लिए और मुसीबत खड़ी होगी, इसलिए बेहतर ये है कि आप यहाँ से कूच कीजिए। उन हालात में अपना शहर, अपना घर छोड़कर बाहर आकर नई बस्ती बसाना, नई ज़िंदगी को उसकी शुरुआत करना, ये सारे उसी बात से ये उपजा था कि उगाई खौफ की फफूंदी मक्की की रोटी पर, सरसों के साग पर कि भंगड़ा कैसे पड़े, ढोली के सदे हाथ कांप कांप जाते हैं। तो ये उस एहसास को बयान करने की चेष्टा थी। विभाजन की बातों से बाहर निकलते हुए सर मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपके घर में भी जो आपके पिता थे वो 4-5 भाषाओं के ज्ञाता थे, तो जो ये साहित्यिक माहौल जो मिला आपको, जो लिखने की प्रेरणा मिली वो घर से, अपने बचपन के बारे में अपने माता पिता की किस तरह से उन्होंने आपकी परवरिश की, किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया या आगे बढ़ने के लिए, कैसा था उस समय का? नहीं दोस्तों, उसमें मैं आपको ये बताऊं कि उस समय घरों का माहौल भी बड़ा अलग से होता था। अब चाहे कोई हिंदू परिवार है, चाहे कोई सिख परिवार है, चाहे कोई मुस्लिम परिवार है, हीर वारिस शाह सबके लिए एक बहुत बड़ा एपिक होती है। और कोई भी बात कहनी है तो हीर के किसी मिसरे को लेकर कहनी है, वारिस शाह ना आता जादिया ने, या कुछ और कोई भी बात करनी हो, जिंदगी का फलसफा किसी भी नज़रिए से, किसी भी कोण से देखना हो तो वारिस शाह को ले आते थे। और ये वारिस शाह की, क्योंकि मुझे तो उसकी मज़ार पे भी जाने का मौका मिला, बड़ी अजीब ढंग की कल्चर है जो आपको दिखाती है कि ज़िंदगी जो है वो किस तरह से जी जाती है। इत्तफाकन मेरे साथ एक सियासतदान थे, वो साथ चले गए थे, उन्हीं के साथ या मुझे साथ ले गए थे। उन्होंने कोशिश की कि जैसे यहाँ पर करते हैं कि अगर कोई गा रहा है तो उसको नोटों की बरसात उस पर की जाए या उसको नोट जाके दे दिए जाएं। और ये वारिस शाह की मज़ार की बाहर की बात है कि जब वहाँ वारिस शाह का कोई मुरीद हीर गा रहा था तो वो श्रीमान सज्जन सियासतदान उठे और अपनी जेब से कुछ पैसे नोट तगड़े से निकाले और वो देने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो मैंने अनुरोध किया कि यहाँ जो वारिस शाह जो गाता है, हीर जो गाता है, वो शख्स भी मुकद्दस होता है, और आप अगर पैसे उसके सामने रखेंगे तो वो हमेशा उनके लिए आपको भी अपनी आंखों से उतार देगा और पैसे भी वापस कर देगा। कहने के क्या किया जाए? मैंने इसका तरीका ये है कि आप जो भी ले जाना चाहते हैं अपनी मुट्ठी में बंद करके ले जाइए और उनकी मुट्ठी में जाकर उनको दे दीजिए, बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ। और ये परंपरा, मैंने जब ये परंपराएं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई और इसी माहौल में, हीर गाने वाले माहौल में हम लोग शुरुआती दौर की परवरिश हुई। और उस परवरिश में जब कभी कभी जब वारिस शाह के उसकी फ़लसफ़ा था, वारिस शाह का जो सूफियों की बातें थी, जब वो सामने आती तो दोस्तों उस वक्त ज़िंदगी के अर्थ ही बदलने लगते हैं। मैं दो एक आपको मैं ज़रूर आपसे वक्त चाहूँगा कि मैं दो एक उन्हीं उसी काल के दो एक संस्मरण है वो आपसे साझा करना ज़रूरी समझता हूँ। एक संस्मरण उस वक्त का है जब मुझे एक यात्रा के दौरान, लाहौर की एक यात्रा के दौरान एक होटल में टिकना पड़ा, और उस होटल में काफ़ी उन दिनों सख्ती थी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने सुबह सुबह उठते ही उनसे गुजारिश की कि मुझे 2 कदम आगे सड़क पे, मेरी आदत है मुझे कि वो फुटपाथ भी मैं थोड़ा सा चल लूँ, मैं वहाँ तक ही जाऊँगा जहाँ तक आपकी नज़र मेरे पर रहेगी। आप बिल्कुल यकीनी जानिए कि
आपकी नज़रों से मैं कभी ओझल होकर कहीं और जाने का मशक्क़त नहीं करूँगा कहीं और जाने की। उन्होंने बहुत हेजिटेशन के साथ बड़ी सख्त हिदायत मनमोहन जी के अंदाज में मुझे देकर भेजा कि यहाँ से आप तो कहीं भी किसी गली में नहीं मुड़ेंगे, ये याद रखिए। और गली में मुड़ेंगे तो फिर उसके बाद आपका क्या होगा हमें मालूम नहीं है। दोस्तों, मैं उसी चक्कर में थोड़ा सा राउंड लगा के वापस आया तो वापस रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सर एक बुजुर्ग खातून है वो आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ किसी बुजुर्ग खातून को जानता भी नहीं इस इलाके में, तो क्यों मिलना चाहती हैं? तो कहते वो सामने बैठी हैं और आपको ये बता दूं कि ये किसी शाही ख़ानदान से हैं, क्योंकि इनकी जो मोटी है वो पैलेस नुमा है, मुझे इतना ही मालूम है और नज़दीक है। और आप उनकी हाव भाव से वेशभूषा से जान जाएंगे कि ये किसी शाही ख़ानदान की है। और मैं गया, वही पंजाबी कल्चर हम लोगों की है, उस पर फ़ख्र भी होता है। मैंने जाके उनके पाँव को हाथ लगाया और उन्होंने सिर पे हाथ फेरा। मेरा सिर उस वक्त गंजा नहीं था, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा मेरे गंजे सिर पे हाथ फेरा। बहरहाल, और उन्होंने कहा मैं बेटे कुछ आपसे मांगने आई। मैंने कहा आप हुक्म कीजिए, अगर मैं कुछ भी आपके लिए कर सकूँ तो मेरे लिए तो ज़ाहिर नसीब मेरी खुशकिस्मती की बात होगी। तो उन्होंने कहा कि बेटे कोई गंगा जल थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो मैं एकदम सक पकाया। मैंने कहा आप 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली ज़ईफ़ एक अच्छे ख़ानदान की मुस्लिम महिला हैं और आपको गंगा जल से क्या निस्बत, क्या लेना है आपने गंगा जल से? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। उसने एक बात कही थी जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ कि बेटे ये मज़हब और तहज़ीब ये दोनों का फ़र्क समझने की कोशिश करें। गंगा जल मेरे लिए तहज़ीब है, मज़हब नहीं है। और ये बात एक बहुत बड़ा एहसास होता है कि बुजुर्ग औरत ने 90 साल की वाली औरत ने ये बात समझाई। ये कभी ज़िंदगी में भूलने वाली नहीं है कि हम उस फ़र्क को कहीं बीच में से हटा कर जब जीना शुरू करते हैं तो मित्रों ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे हो जाती है। और दूसरा संस्मरण बांट दूँ, वक्त मेरे ख्याल में खत्म होने वाला है। दूसरा संस्मरण और साहित्य दोनों से अच्छे संबंध रहे और दोनों का भरपूर प्यार भी मिला। और जहाँ तक हुसैन उनके करीब उनके झांकने का और करीब की ज़िंदगी देखने का मौका भी मिला। तो मैं दूसरी बार जब पाकिस्तान गया तो मैंने अमृता जी उन दिनों बीमार रहती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ से क्या लाऊं। कहने कि जा ही रहे हो तो फिर ऐसा करना, तुम हमारा घर तुम्हें मालूम है। मैंने कहा मैंने पढ़ा है कि आपका घर फलां जगह पे था। और पहली जब मैं बाहर गया था पाकिस्तान तो वहाँ मैंने बहुत लोगों से पूछा तो मुझे बताया भी गया कि इस इलाके में उनका पहले घर था और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और वहीं से वो ज़िंदगी को झांक कर खिड़की से देखती। और दोस्तों, जब उनसे पूछा कि वो क्या लाऊं तो कहने लगे उसके सामने एक उन दिनों में मेरे वक्त में एक सिगरेट की और पान की दुकान थी, उसकी फ़ोटो ले आना। और कुछ नहीं उन्होंने मुझसे मांगा कि सारा एक फ़ोटो ले आना, एक उधर की और एक उधर की। मैं वहाँ बड़े चाव से गया, मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई कि सिगरेट की दुकान से इनका क्या वास्ता, क्यों इसकी फ़ोटो लेना चाहती हैं। तो मैंने एक वहाँ कासमी साहब थे, नदीम कासमी साहब उन दिनों में वो मेरे साथ ही गए थे तलाश करने के लिए। वो बहुत ही प्यार देते थे, एक बुजुर्गाना प्यार उनसे मुझे मिला। तो उन्होंने कहा अजीज़ बात ये है कि तुम जो तलाश कर रहे हो इसमें सिगरेट की दुकान की फ़ोटो उनको नहीं चाहिए, उनको उस जगह की फ़ोटो चाहिए जिस जगह पे साहिब लुधियानवी खड़ा होकर पूरा पूरा सिगरेट का पैकेट पी जाता था। वो इसलिए कि जब तक खिड़की नहीं खुलती अमृता नज़र नहीं आती तब तक वो जाता नहीं था। अमृता नज़र आ गई तो सिगरेट को नीचे अपने पाँव के उसके नीचे तोड़कर सिगरेट को ख़त्म करने के बाद चुपचाप चला जाता था, सिर्फ देखने के बाद। और अगर अमृता ने खिड़की नहीं खोली तो वो 1 पैकेट 1.5 पैकेट तक लगातार वहीं सिगरेट की दुकान के बाहर कोहनी रख के और पीता रहता और उसके बाद शक्ल देखने के बाद फौरन वापस चला जाता। तो ये इश्क की और इन बातों की, इन रिश्तों की इंतहा देखिए कि उस आदमी को
जो उनके साथ जीने के जो किस्से हैं ये बाद में शुरू हुए, लेकिन शुरुआती दौर में आदमी क्या महसूस करता है, क्या शिद्दत होती है, क्या एहसास होता है, ये इससे ताल्लुक़ रखता है। और उन दिनों में कासमी साहब ने 2 लाइनें भी कही थी, वो भी आपसे बांट लेता हूँ। जब ये हम लोग इंतज़ार करते रहे कि पता चले कहाँ कहाँ वो सिगरेट वाली दुकान है और कहाँ उनका मकान है, वो हो गए तो उन्होंने किसकी ड्यूटी लगा दी, क्योंकि वो काफ़ी अर्सा वहाँ के लोकल डेली के एडिटर भी रहे टाउन के। तो उन्होंने किसी फोटोग्राफर पुराने को ही बुलाया कि ये दोनों फोटो जो हैं वो साइड्स के ले आना और दोनों फोटो हमें दिखाना। और बाद में उन्होंने एक बात कही कि ये एक बात याद रखो, जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने मुझे कही कि एक बात याद रखो, अजीज़ की यादों के एक लम्हे के लिए चांद चमकता है अगर, एक लम्हे के लिए चांद चमकता है अगर, तो एक लम्हा तेरी देन नहीं हो सकता। ये उस इंसान के यकीनों की कलाबाजी है, ये उस इंसान के यकीनों की कलाबाजी है, अपनी मर्जी से जो जुल्म नहीं हो सकता। ये एहसास होते हैं और ये पल चले न जाए, इसलिए मैंने आपसे। जी सर, ये हमारी अनमोल जो आपके यादें हैं ये हमारे लिए भी अनमोल हैं, क्योंकि इन्हें हम तक पहुंचाने के लिए तो हम आगे लेके जाएंगे। ये चीज़ें ऐसी ट्रैवल करती हैं, आपका बताना, आपकी किस्सों को जानने के पीछे हमारा ये रीज़न है कि जो बातें, जो अनुभव आप लोगों के हैं उनका हम फ़ायदा उठा सकें और हम जान सकें, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ साहित्य जो तो वो कालातीत होते हैं, जैसे कि हम उस समय में कैसे पहुंच सकते हैं। आप जैसे जो महान अपनी यात्रा को यहाँ तक पहुँचा चुके हैं, लोगों से बातचीत करते ही तो हम जान सकते हैं कि कैसा था वो समय, कैसे थे वो लेखक। तो जैसे सर आज भी आप देखते हैं कि हरियाणा साहित्य अकेडमी में बहुत सी गोष्ठियाँ होती रहती हैं, या चंडीगढ़ में बहुत सी गोष्ठियाँ होती हैं, तो उस समय भी तो गोष्ठियाँ होती होंगी। हाँ, उस समय बिल्कुल जैसे आप लोग बैठे हैं, इसी किस्म की गोष्ठियाँ हुआ करती थी घरों में। सिर्फ यह है कि सोफ़ों की जगह मसनद या तक ये चीज़ें लग जाती थी, और बाकी जो एलीट के लोग हैं जैसे आप लोग बैठे हैं तो वो उसी तरह से अपने। तो उस समय सर किसी ने आपको सिर्फ चंद्र कह के नहीं पुकारा? नो, वो बाद में भी चलता रहा, वो बाद में भी चलता रहा। आपको बताऊं कि एक शख्स वहाँ का एक बुजुर्ग जिसका ताल्लुक, जिसके बच्चे अब वहाँ की सियासत में बड़े चर्चित रहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बच्चों का बड़ा खतरा है तो वो ख़तरनाक इसलिए कि वो शख्स मेरे फादर का कुलीग भी था और दोस्त भी था, और विभाजन के दिनों में वो शख्स मुझे अपने कंधे पर बैठाकर बॉर्डर तक छोड़ने आया था। एक हाथ में बंदूक थी और एक हाथ में, एक उसके कंधे पे मैं सवार था बेताल की तरह से। और उसके बाद बहुत लंबे अरसे के बाद उनका ख़त आया कि अजीज़, वो कंधा अब भी दुखता है जिस कंधे पर तुम्हें सवार करके मैंने बॉर्डर पार करवाया, और जिससे ना दुखे उससे मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है कि ये तो बात गलत है। तो ये जो एहसासात हैं ये लंबे अरसे तक आपको तंग करते हैं। ये कुछ भी इनसे सीखा नहीं जा सकता, लेकिन अनलर्न करना भी इनको नामुमकिन है। तो सर इतने सारे आप जैसे कि अलग अलग अपने राइटिंग में भी रहते हैं, और राइटिंग को मैं बाद में लेके आऊँगी, जैसे कि साहित्य अकेडमी के सैकड़ों आपके पास कामकाज हैं, और उसके बाद आप शाम को अपने क्लिनिक पे भी जाते हैं। इन सब में से जो आप वक्त निकालते हो अपने लेखन के लिए, तो वो आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं? डेली लिखते हैं? अपनी कार्य प्रणाली है, रचना प्रक्रिया है? रचना प्रक्रिया में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात जो है कि मुझे एक आदत है, बीमारी है, पेट साफ हो या ना हो लेकिन जहन साफ होना चाहिए। मैं कलम लेके बैठ जाता हूँ, और ये सुबह के जो लम्हे हैं ये मुझे काफ़ी कुछ देते हैं। और किताबों का जिक्र आपने ज़रा कंजूसी से किया, मुझे कोई फ़ख्र भी नहीं है, मुझे कोई फ़ख्र भी नहीं है 70 किताबें आ गई, वो कुछ बायस फ़ख्र नहीं है। लगता है कि बहुत कुछ अभी कहना है और बहुत कुछ बयान करने की। 40 से अधिक किताबें तो आपकी विभाजन पर ही आई हैं सर। तो सर जो ये कि दोस्त अब पर्दा गिराओ, ये टाइटल आपने क्यों दिया था? किस बात से पर्दा गिराना चाहते हैं? एक नज्म का एक उन्वान है, तो अगर आप कहें तो नज्म से ही बात जी सर, जी सर, बिल्कुल चल जाएगी मेरे ख्याल में। सर आप नज्म सुनाइए। नज्म
दिनों की है जिनको ये समर्पित है कि दोस्त पर्दा गिराओ। अनगिनत मासूम लोगों के शवों पर, अनगिनत मासूम लोगों के शवों पर और जिंदगी को हादसे की शक्ल देकर और सांस को संवेदनाओं से अलग कर और नाखूनों को मांसपेशी से छिटक कर किस तरह काली नदी के इन मुहानों पर कोई भी घर बनेगा, किस तरह काली नदी के इन मुहानों पर कोई भी घर बनेगा कि जिंदगी बंदूक की गोली नहीं है, कि जिंदगी बंदूक की गोली नहीं है, जिंदगी आतंक का तड़पन नहीं है, जिंदगी आकाश में उड़ते परिंदे की रगों में कैद धड़कन है, कि जिंदगी आकाश में उड़ते परिंदे की रगों में कैद धड़कन है। जानता हूँ अब तुम्हारा हो गया आकाश छोटा और सियासत की गुलेलें भी तुम्हारे हाथ में हैं, पर याद रखो इन रगों में कैद धड़कन रुक गई तो, याद रखो इन रगों में कैद धड़कन रुक गई तो रोशनी, आकाश, पानी और इस काली नदी के इन मुहानों पर बना भूगोल सब कुछ रेत बनकर ढांप लेंगे इस शहर को, जिस शहर में सिर्फ कल की बात है अंगड़े पड़े थे और गिद्धा बोलियां डाली गई थी। कि कौन सी पहचान तुम आखिर बनाना चाहते हो, मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। कौन सी पहचान तुम आखिर बनाना चाहते हो, गोलियों के शोर में तुम किस तरह सिमरन करोगे और चंद दुकानें जलाकर आग की उस रोशनी में कौन सी गीता सुनोगे। कान बहरे हो चुके हैं दोस्त अब पर्दा गिराओ, कान बहरे हो चुके हैं दोस्त अब पर्दा गिराओ, और हो सके तो वक्त है अब भी घरों को लौट जाओ और फिर सांकल चढ़ाकर आईने के सामने कोशिश करो खुद को जरा पहचानने की, और फिर सांकल चढ़ाकर आईने के सामने कोशिश करो खुद को जरा पहचानने की। किस तरह की जंगली तहजीब चेहरों पर उगी है और किस कदर खुद को पराये लग रहे हो कि यूं सभी कुछ चल रहा है, यूं सभी कुछ चल रहा है। छप रही खबरें धड़ल्ले से सभी अखबार पे डूबे हुए हैं। अब कहीं दो चार मर भी जाएं तो कोई कहीं पर अब नहीं है चौक पड़ता कि आज जब हत्याएं अपनी रोजमर्रा जिंदगी का सहज हिस्सा बन चली हैं, क्या जब हत्याएं हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी का सहज हिस्सा बन चली हैं, हम कहाँ पर बादलों की, तितलियों की, गुलशनों की, सुरमई शामों को नगनी धूप की बातें करेंगे। जो अब साहित्य अकेडमी में हिंदी की बात करती हूँ तो साथ ही उर्दू अकेडमी में, जैसे कि हम भाषाओं से बाहर निकलने की और भाषाओं को एक करने की बात करते हैं या उनके बीच का गैप खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो जो उर्दू अकेडमी है उसका अस्तित्व इस समय क्या है? उर्दू अकेडमी अपने ठीक ढंग से चल रही है। आपने उर्दू अकेडमी का सिलसिला पूछा तो उर्दू के हालात पर एक छोटी सी नज़्म और साथ ही बात मेरे ख्याल में उबाऊ बातें कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। गालिब की बनाई गई थी सेंटिनरी शायद, और ये 1962-63 की बात है। उन दिनों में साहिर ने एक नज़्म लिखी थी गालिब के ऊपर और उसमें उर्दू का ताल्लुक था कि 25 बरस गुजरे आज़ादी कामिल को तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया, कि 25 बरस गुजरे आज़ादी कामिल को तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। तुरबत है कहाँ उसकी, मदफन है कहाँ उसका, तब अपने सुखन परवर जहनों में सवाल आया कि 100 साल से जो तुरबत चादर को तरसती थी, आज उस पे अकीदत के फूलों की नुमाइश है। कि गालिब जिसे कहते हो उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढाके गालिब पे करम क्यों हो ये जश्न। अब यहाँ पर मैं भाषाओं की जो है वो बारीकी उसी को साहिर के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने, ये जश्न ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। कुछ लोगों की साजिश है कुछ लोग पहल जाएं, और जो बाद आए फरदा पर अब टल नहीं सकते हैं। मुमकिन है कुछ अरसा इस जश्न पे टल जाएं,
ये जश्न मुबारक हो, पर ये भी सदाकत है कि हम लोग हकीकत के एहसास से आरी हैं। गांधी हो के गालिब हो, इंसाफ की नज़रों में हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी। सर, आने वाली किताब के बारे में बताते हुए और फिर स्त्री लेखक भी यहाँ बैठे हैं या सभी लेखक बैठे हैं, उनको कोई आप उनका लिखने का कोई संदेश दें कि लिखने पढ़ने को लेकर, तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम सब आपको पढ़ते हुए और आप सबको पढ़ते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतर काम करिए जहाँ तक हो सके, और वही साहिर वाली बात होती है कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। आने वाली किताब के बारे में आपने पूछा, इन दिनों में मैं विभाजन की एक अंतिम कड़ी के रूप में उन औरतों का जो संस्मरण जो मेरे पास है, जो वहाँ से लापता हो गई थी, उन लापता औरतों के जो किस्से हैं, वो 1 लाख औरतें लापता हुई थी। 1 लाख आप अंदाज़ा लगाइए। और उसके बाद जब वो मिली तो किन हालात में मिली, उन सारे किस्सों को मैंने एक हिस्ट्री को भी, इतिहास को भी, और कुछ उसमें इत्तफाकन संवेदनाएं साथ में जुड़ जाती हैं, क्योंकि बेसिकली मेरा लेखन संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ है, तो वो सारे विषय भी दिए गए। धन्यवाद सर इस खूबसूरत बातचीत के लिए। आपसे बात करना समृद्ध होना है, और मेरे ख्याल से सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा ये सेशन और बहुत कुछ सीखा होगा। एक बार फिर से दिल से आपका धन्यवाद।